इसमें से कुल मिलाकर अगर छोटे प्रश्नों की श्रृंखला में देखा जाए, यानी 1 नंबर वाले बहुविकल्पीय प्रश्न, तो उसमें से पहले धारिता ही पूछता है कि धारिता क्या है, उसको परिभाषित करिए, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। और दूसरा इसमें पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत रखने से धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी बढ़ेगा कि घटेगा। यानी एक क्वेश्चन रचना से बहुविकल्पीय में आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन ऊर्जा घनत्व को आता है। संधारित्र एक डिवाइस है जिसमें क्या करते हैं हम, अतिरिक्त आवेश को स्टोर कर सकते हैं। और इसमें 2 प्लेटें होती हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होती है। इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है विभवांतर लगाने के कारण, और इस विभवांतर का मान E बराबर V/D होता है। देखो ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को स्थिरता प्रदान करने के लिए बीच में एक अन्य पदार्थ रख दिया जाता है जो कि कैसा होता है, इंसुलेटेड नेचर का होता है, लेकिन इसके अंदर पोलराइजेशन कैपेबिलिटी होती है, दुर्बल क्षमता होती है, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत कहा जाता है। और ये जो परावैद्युत है, ये अगर पॉजिटिव प्लेट के समीप रखा हुआ है तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और नेगेटिव प्लेट के अगर पास में है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यानी इस परावैद्युत पर हमेशा अपोजिट चार्ज ही होता है जिसके सापेक्ष ही रखा जाए। मान लेते हैं इसकी प्लेटों पर Q आवेश दिया गया है, तो एक तरफ प्लस Q होगा तो एक तरफ माइनस Q। तो इस परावैद्युत पर कितना चार्ज उत्पन्न होगा, या जिसे आप कह सकते हो इंड्यूस्ड चार्ज, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश कई बार बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लेता है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की मात्रा Q है, तो परावैद्युत पर प्रेरित आवेश का मान क्या होगा। जो प्रेरित आवेश Q डैश है, ये होता है प्लस माइनस Q इंटू 1 - 1/K, जहाँ K क्या है, परावैद्युत का परावैद्युतांक होता है, कैपिटल K। ठीक है, ये होता है प्रेरित आवेश की मात्रा। 1 नंबर में ये भी पूछ सकता है। और ये परावैद्युत क्यों प्रयोग करते हैं, जिससे हम संधारित्र को क्या कर सके, स्थिरता प्रदान कर सके। नहीं तो एक धन प्लेट एक ऋण प्लेट अगर बीच में कुछ नहीं होगा ना, तो वो आकर्षण बल से एक दूसरे से टच हो जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए दोनों प्लेटों के बीच में हमेशा एक पतली चादर परावैद्युत की डाल देते हैं, जिसके सिरे पर ऐसे प्लेट बनी रहे, दोनों प्लेटें कभी आपस में टच ना हो, टच होते ही ब्लास्ट हो जाएगा। दूसरा इसका काम क्या है, चार्ज स्टोर करना, यानी आवेश को संचित करना। ठीक है, आवेश को संचित करना। देखो जो कैपेसिटर है ये आवेश को संचित करता है, लेकिन हम जानते हैं कि जब कोई कापर वायर है, एल्युमिनियम का है, तांबे का तार हो, चाहे वो एल्युमिनियम का हो, इन तारों में अगर आप आवेश प्रवाहित करते हो तो वो आवेश इकट्ठा नहीं होता है, फ्लो होता रहता है। अगर आपको कहीं सर्किट में किसी बिंदु पर आपको अधिक आवेश चाहिए, और जैसे 10 एम्पियर का तार है, तो हम जानते हैं कि 1 एम्पियर में कितना आवेश होता है। 1 एम्पियर के लिए आवेश की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो, Q बराबर I इंटू टी का प्रयोग करेंगे ना, तो 1 एम्पियर में Q की वैल्यू कितनी होगी, 1 गुणे 1 बराबर 1 कूलाम, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। तो अगर किसी तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उससे प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी, 1 कूलाम। और 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणे 10 की घात। इसका मतलब हुआ कि उस तार में से प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होते हैं, यानी एक सिरे पर इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे और दूसरे सिरे से उतने इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। ये होता है 1 एम्पियर का मतलब। ठीक है, सो कोई चालक तार जो होता है, इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन एक तरफ से प्रवेश करते हैं और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते हैं, यानी ये आवेश को स्टोर करने का काम नहीं करता। कभी कभी हमें परिपथ में आवश्यकता पड़ जाती है कि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आवेश हो, इस आवेश की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, तब उसके लिए क्या करते हैं, सर्किट में हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं। जहाँ पर अतिरिक्त आवेश की आवश्यकता होती है वहाँ क्या लगाते हैं, कैपेसिटर। इससे धारा का मान बढ़ जाता है।
तो जो कंडेंसर होता है फैन का ना, उसमें भी इसको यूज़ करते हैं, एक्सेस ऑफ चार्ज। यहाँ तक जानकारी स्पष्ट है। इसके बाद जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूछ लेता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। इसके बाद है कि जो धारिता है इसका मापन कैसे करेंगे। सो धारिता को हम इंगित किससे करते हैं, सी से। बट कैसे, ज़रा ध्यान दीजिए। ये संधारित्र एक मान लो है कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर प्रारंभ में क्या है, डिस्चार्ज है। ये कैसा कैपेसिटर है, डिस्चार्ज का मतलब अनावेशित है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं है। तो जब टाइम t बराबर 0 था तब इस पर प्रारंभिक आवेश की मात्रा क्या है, 0। ऐसे में विभवांतर की वैल्यू क्या होगी, भाई प्लेटों पर आवेश ही नहीं है तो प्लेटों के बीच कोई विभवांतर भी नहीं होगा। फिर टाइम बीता, मान लो डेल्टा t समय बीत गया, और तब फाइनली आवेश की मात्रा कितनी आ जाती है, क्यों, इसको चार्ज कर रहे हैं ना लगातार। जब चार्ज करेंगे तो प्रारंभिक आवेश 0 था, तो बाद में आवेश की मात्रा क्यों हो गई, तब वोल्टेज यानी विभवांतर बढ़कर हो जाता है, मान लेते हैं हम वो भी डेल्टा t से, यानी 10 सेकंड 20 सेकंड तक हमने चार्ज किया। चार्ज करने पर इस पर आवेश स्टोर हो जाएगा और तब विभवांतर उत्पन्न होगा। यहाँ से एक लाइन याद रखिएगा, जब कैपेसिटर से मैक्सिमम करंट गुजर रही होगी तब इसके लिए विभवांतर का मान क्या रहा होगा, 0, क्योंकि जब इसका वोल्टेज 0 रहेगा तब सारे इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजर रहे होंगे, और जैसे जैसे आवेश यहाँ स्टोर होता चला जाएगा, प्रवाहित होने वाली धारा का मान निरंतर कम होता जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी जब वर्क करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन तब वोल्टेज का मान मैक्सिमम हो जाएगा। अर्थात एक संधारित्र में वोल्टेज और धारा के बीच में बहुत ज़्यादा विरोधाभास होता है। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है, और जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है उसमें से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कम होती जाती है, और विभवांतर का मान क्या होता है, लगातार बढ़ जाता है। तो धारा जब 0 होगी तो वोल्टेज का मान अधिकतम हो जाता है। यहाँ पर एक रिलेशन है कि जो आवेश Q है इसके प्रोपोर्शनल में कौन है, वोल्टेज। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे आवेश की मात्रा इस पर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मैंने अभी आपको समझाया। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो कोई कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, उस कांस्टेंट को क्या लिखते हैं, C। तो C का मान आ जाता है Q/V। इस C को क्या कहते हैं हम, धारिता कहते हैं। अब एग्ज़ाम में आपके कई बार पूछता है कि इस धारिता का मात्रक क्या है, तो धारिता का मात्रक क्या होगा भाई, यूनिट कूलाम पर वोल्ट होगा। अब कूलाम पर वोल्ट को फैरड कहते हैं, क्या कहते हैं, फैरड। बट ये जो फैरड है ना, ये बहुत बड़ा मात्रक है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इतने बड़े मात्रक की जगह प्रयोग नहीं किया जाता, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो फैरड। ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पीको फैरड। पीको मीन 10 की घात ऋण 12, और नैनो मीन्स 10 की घात ऋण 9 फैरड होता है। तो ये छोटे मात्रक हैं जिनका माइक्रो और पीको, इन्हीं का उपयोग ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है। फिर इसके बाद पूछता है कि इस धारिता का विमीय सूत्र क्या है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C। तो आवेश का आप विमीय सूत्र लिखेंगे Q का, और वोल्टेज को क्या लिखते हैं, W/Q। ये हो जाएगा Q²/W। Q का तो 80 होता है, तो 80² हो जाएगा, और कार्य का क्या होता है, mL²T⁻²। कार्य और ऊर्जा के विमीय सूत्र समान होते हैं। अंश में आ जाएगा A²T²/mL²T⁻²। इसे अंश में कर दें तो m⁻⁻1 L⁻⁻2, और ये -2 अंश में जाके +2 हो जाएगा, तो 2 and 2 4 हो जाएगा, एंड A²। ये है धारिता का विमीय सूत्र। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में आपको हम सिखाते हैं अगला टॉपिक कि संधारित्र में ऊर्जा कैसे स्टोर होती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है। इससे भी 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न एग्जाम में पूछता है। सो देखो, ये जो समांतर प्लेट संधारित्र हम बनाते हैं, प्लेट कोई ज़रूरी नहीं समांतर हो, गोलीय भी हो सकती है, ठीक है। अगर गोलीय होगी तो भी इसमें 2 प्लेट होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। समांतर प्लेट है तो भी पॉजिटिव और नेगेटिव। सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, जैसे कि सेल आता है, सेल ऐसे ही तो होता है, तो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, लेकिन इसमें भी 2 प्लेट बनेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक समांतर प्लेट संधारित्र के निर्माण में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, प्लेट का क्षेत्रफल,
एरिया, प्लेटों के बीच की दूरी। दूसरा, प्लेट पर उपस्थित आवेश की मात्रा, अगर ज़्यादा मात्रा होगी तो धारिता भी ज़्यादा होगी। और इसके बीच का जो पदार्थ प्रयोग करते जिसे हम परावैद्युत कहते हैं। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछता है कि धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो धारिता निर्भर करती है किस पर? एरिया पर। अगर एक प्लेट की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो धारिता भी क्या होगी? ज़्यादा। यही आप जानते हो कि जो छोटी बैटरी होती है वो भी 12 वोल्ट की, बड़ी बैटरी भी 12 वोल्ट की होती है, लेकिन बड़ी बैटरी जो होती है ना वो ज़्यादा समय तक चलती है और छोटी वाली बैटरी कम समय तक। क्यों? छोटे की धारिता कम है, प्लेट का क्षेत्रफल कम होता है, धारिता कम होती है, इसलिए थोड़े समय तक वो काम करेगा। लेकिन बड़े प्लेट की जो बैटरी जो होती है ना उसकी धारिता अधिक होती है, इसलिए ज़्यादा आवेश होता है, ज़्यादा समय तक काम करता है। तो जो प्लेटों के लिए धारिता का मान है वो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती और धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर प्लेटें नज़दीक होंगी तो धारिता का मान ज़्यादा होगा और प्लेटें दूर दूर होंगी तो धारिता का मान घट जाएगा। और इसके बाद धारिता निर्भर करती है कि हम इन प्लेटों के बीच में कौन सा पदार्थ रखे हैं। प्लास्टिक की पन्नी यूज़ किया गया है कि अभ्रक की प्लेट उपयोग करें हैं, वो यहाँ से डिपेंड करता है। अर्थात संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करती है। इन तीनों तथ्यों को एक साथ लिखा जाए तो C इज प्रोपोर्शनल टू हो जाता है KA/D। प्रोपोर्शनलिटी हटा के यहाँ एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग कर लेते हैं तो हो जाता है K एप्सिलॉन नॉट A/D। ये होता है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अगर ये संधारित्र समांतर प्लेट का ना हो, गोलीय हो तब तो यस, तो गोलीय हो जाता है तो इसके दो त्रिज्या आंतरिक और y हो जाती है। तो धारिता का मान आता है 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट B/AB/B माइनस A। ये फॉर्मूला होता है जब इसके आंतरिक और y दो त्रिज्या अलग अलग दी गई हो। अगर दोनों एक मेटेलिक संधारित्र की तरह काम कर रहे हैं तो सीधा सीधा 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू A लिखा जाता है, जहाँ A होता है यही एस्पेक्टेड रेशियो ऑफ दी रेडियस AB/A माइनस B। दो प्लेट तो होनी ही चाहिए तभी वो संधारित्र बनेगा, चाहे गोला कैसा भी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये है धारिता के लिए किन किन बातों पर ये धारिता निर्भर करती है। एक टॉपिक हो गया। इसके बाद का टॉपिक आता है कि इस संधारित्र का काम क्या है? एनर्जी को स्टोर करना। तो अगर एनर्जी स्टोर करते हैं तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में या प्रति एकांक आयतन में कितनी एनर्जी आती है, सो उसे बोलते हैं हम ऊर्जा घनत्व। ये भी बोर्ड एग्जाम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा का मान कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं संधारित्र के लिए ऊर्जा क्या होता है? हाफ CV² या हाफ Q²/B, ऐसे ही तो होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू कहाँ से आती है थोड़ा सा सीख लेना चाहिए कि ये कहाँ से आता है। सो हम जानते हैं कि ये जो कैपेसिटर है पहले डिस्चार्ज रहा होगा, फिर धीरे धीरे इस पर कार्य किया गया होगा बैटरी या सेल द्वारा, तो ये चार्ज हो गया होगा। तो इसमें अगर हम एवरेज वैल्यू ऑफ चार्ज लिखें तो Q पहले चार्ज क्या था? 0, बाद में चार्ज बढ़ के कितना हुआ? V/2। तो आवेश की मात्रा क्या लिखेंगे? Q/, ये औसत मान है। लेकिन देखो आवेश का औसत नहीं लिया जाता, औसत किसका लेते हैं? वोल्टेज का। इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमेशा किसका औसत लेते हैं? वोल्टेज का। आवेश तो इस पर Q या Q होना ही है, उसका एवरेज नहीं बनेगा। सो एवरेज वैल्यू किसका लेना है? वोल्टेज का। ये वोल्टेज का औसत मान है। और कार्य का फॉर्मूला होता है Q/B। अगर हम ये कार्य निकालना चाहते हैं तो आवेश Q तो है ही संधारित्र की प्लेटों पर, एवरेज वोल्टेज क्या है इसका? V/2। ये उपयोग कर लेते हैं तो बन जाता है हाफ Q/V हो जाता है। और जो ये कार्य किया गया यही संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो संधारित्र के लिए कुल ऊर्जा U का मान हाफ CV² बराबर हाफ QB, ये फॉर्मूला होता है। इसमें से आप विभिन्न परिवर्तन कर सकते हो, जैसे Q बराबर CB होता है तो यहाँ से C बराबर अगर लिखना चाहो आप तो Q/B मिल जाएगा। अगर B बराबर लिखना चाहो तो Q/C मिल जाएगा। इस मान से दो और मान निकल सकते हैं और इन दोनों मानों को यहाँ रखेंगे तो एक नया मान आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हाफ CV² में
सी की जगह क्यू बटे वी, तब आपको क्या मिलेगा क्यू वी। और अगर बी की जगह आप लिखोगे क्यू बटा सी, अगर आप क्यू बटा सी यहाँ लिखोगे तो क्यू स्क्वायर बटे सी आएगा ना, तो सी का सी क्या होगा, एक एक सी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। सो इसके फॉर्मूले 3 बनते हैं, हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ क्यू बी एंड हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये मान होता है। लेकिन एकांक आयतन की ऊर्जा अगर लिखनी है आपको, तो एकांक आयतन के लिए कैसे मान निकालेंगे? एकांक आयतन के लिए कुल ऊर्जा बटे कुल आयतन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कुल ऊर्जा क्या है भाई, किसी एक टर्म को लेते हैं, जैसे कि हाफ सी बी स्क्वायर ले लिया जाए, और कुल आयतन क्या होगा, ये जो समतल प्लेटें आप देख रहे हो इसका क्षेत्रफल a और प्लेटों के बीच की दूरी d है, इसी को बोलते हैं आयतन a इंटू डी। तो यहाँ पे प्रयोग कर लिया जाएगा a इंटू डी। अब अगर ये समांतर प्लेट संधारित्र है, तो समांतर प्लेट के लिए हम जानते हैं धारिता C बराबर क्या होती है, K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी ही तो होती है। देखो समांतर प्लेट के लिए धारिता C बराबर क्या होती है, K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। तो U का मान हो जाएगा 1/2, ये जो C लिखा हुआ है C को हटा के लिखेंगे K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी एंड इंटू बी का स्क्वायर वोल्टेज है, और बटे में A इंटू डी है। या इसे और अधिक सॉल्व कर ले, सो U बराबर 1/2 K एप्सिलॉन नॉट A एंड बी स्क्वायर एंड होल इज डिवाइडेड बाई ए डी स्क्वायर, यही तो आएगा भाई। या 1/2 K एप्सिलॉन नॉट A, और ये जो बटे में A है इससे कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/2 K एप्सिलॉन नॉट इंटू बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब देखो b का भी स्क्वायर लिखा है, d का भी स्क्वायर लिखा है, तो दोनों को एक ही में लिख के होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे। बट आपको कुछ याद आ रहा है, ए हो जाएगा। ये जो प्लेटों के बीच की दूरी और सिरों के विभवांतर का अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, ई कहते हैं। ई बराबर बी बाई डी। सो यहाँ से b बाई डी को हटा कर क्या लिखा जा सकता है, ई। तो हो जाएगा u बराबर 1/2 K एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। यही अभिष्ट व्यंजक है, एग्ज़ाम में इतना आपको करना पड़ेगा। यस, ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक ऐसे ही डिराइव करते हैं और इतना ही होता है।